नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। खबर दोपहर देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ राजेंद्र देव। और आइए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। राजनीतिक खबर से बात की शुरुआत करते हैं। एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हो गया है। उम्र के आधार पर कीर्ति कोल का पर्चा रद्द हुआ है। कीर्ति कोल ने पर्चा में अपनी उम्र 28 साल होने की जानकारी दी थी, जबकि एमएलसी चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। आपको बताएं कि सपा उम्मीदवार ने नामांकन के अंतिम दिन यानी कल 1 अगस्त को अपना पर्चा भरा था और आज नामांकन पत्रों की जांच के बाद कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है। कीर्ति कोल का पर्चा रद्द होने के बाद अब भाजपा के दोनों उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत तय है। यह बड़ी खबर और महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर। पर्चा रद्द हो गया है कीर्ति कोल का। उम्र सीमा न्यूनतम थी 30 वर्ष। अपनी उम्र बताई कीर्ति कोल ने पर्चे में 28 वर्ष और इस आधार पर कीर्ति कोल जो उम्मीदवार थी समाजवादी पार्टी की, उनका पर्चा रद्द घोषित हो गया है। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों उम्मीदवार हैं, धर्मेंद्र सिंह सेहतवार और निर्मला पासवान, इन दोनों की निर्विरोध जीत तय है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कीर्ति कोल ने जब पर्चा भरा उस वक्त की तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। और भारतीय जनता पार्टी के जब दोनों उम्मीदवार पर्चा भरने पहुंचे, मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ, तो वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। कीर्ति कोल ने आखिरी दिन पर्चा भरा और जो न्यूनतम उम्र सीमा थी 30 वर्ष, उससे भी कम उम्र उनकी दिखी। 28 वर्ष उन्होंने घोषित की और इसी आधार पर पर्चा रद्द। तो कीर्ति कोल ने इस साल विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और इसमें उन्होंने अपनी उम्र 28 साल होने की जानकारी दी थी। कीर्ति मिर्जापुर के 96 विधानसभा से उम्मीदवार थी और हम आपको वो शपथ पत्र भी दिखाने जा रहे हैं जो कीर्ति कोल ने विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल किया था। इसमें साफ आप देख सकते हैं कि कीर्ति ने अपनी उम्र 28 साल ही बताई है। ये देखिए आप शपथ पत्र जो उन्होंने भरा, देखिए, मैं कीर्ति पुत्र भाईलाल, आयु 28 वर्ष है। और उसके बाद वो अपने बारे में आगे लिखती हैं कि वो कहाँ की निवासी हैं। तो ये भाग का जो शपथ पत्र था स्टैम्प पेपर पर, उसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा, खुद घोषित किया उन्होंने कि उनकी आयु 28 वर्ष है। 30 वर्ष मिनिमम आयु होनी चाहिए एमएलसी चुनाव के उम्मीदवार की, और इसी आधार पर कि उन्होंने खुद घोषित किया कि उनकी उम्र 28 वर्ष है, उनका पर्चा रद्द। पर्चा रद्द होने पर कई सवाल उठ रहे हैं। 28 साल की कीर्ति कोल को सपा ने क्यों अपना उम्मीदवार बनाया, सवाल यह भी है। क्या न्यूनतम उम्र सीमा से समाजवादी पार्टी, जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो अनजान थी, सवाल यह भी है। क्या कीर्ति को भी न्यूनतम उम्र सीमा की कोई जानकारी नहीं थी, सवाल यह भी है। यूपी में विपक्ष की पार्टी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर नियमों की जानकारी नहीं है तो फिर चुनाव की तैयारी कैसी होगी, इसका भी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सवाल हैं, बहुत स्वाभाविक, बहुत सहज प्रश्न हैं जो इस बात के निकलकर सामने आने के बाद उठ रहे हैं। प्रश्न हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से इन प्रश्नों को समझा जा सकता है जो इस सारे प्रकरण के सामने आने के बाद स्वयमेव खुद ब खुद उठ खड़े हुए हैं। इतने बड़े राजनीतिक दल को, जो कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहा, जिसके बड़ी संख्या में सांसद उत्तर प्रदेश से चुने जाते रहे, राष्ट्रीय दल भी होने का एक समय में दर्जा था समाजवादी पार्टी का, वो दल इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकता है? क्या उसके किसी नेता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके प्रत्याशी जो घोषित की गई हैं कीर्ति कोल, उनकी न्यूनतम उम्र सीमा से भी कम उम्र है, जो वो खुद बता रही हैं? ऐसा संभव कैसे हुआ? और अगर ऐसा संभव हो सकता है और अगर ये चूक से हुआ है, तो फिर कितनी गंभीरता इन चुनाव के लिए इस दल की है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हम आपको सीधा समाजवादी पार्टी के कार्यालय लिए चलते हैं। विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और अब हम उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता इस रद्दीकरण के बाद, विवेक, इसको रद्द करने को रद्दीकरण कह सकते हैं, इसके बारे में क्या कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता? ये कैसे हो गया, संभव कैसे हो गया ये?
देखिए राजेंद्र, समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कोई भी बाहर आने को तैयार नहीं। और यहाँ पर मीडिया की एंट्री भी बंद है। आज की नहीं बंद है, पहले भी हमेशा यहाँ पर मीडिया की एंट्री एकदम बैन कर दी गई है। अंदर जाने की सिर्फ तभी इजाज़त होती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की होती है, उसी दौरान मीडिया को अंदर जाने दिया जाता है। बाकी ये कार्यालय एकदम गोपनीय कार्यालय हो गया और यहाँ पर किसी भी तरह की गतिविधि मीडिया के लिए अलाउ नहीं है। बाहर से जो हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, वो नज़ारा दिखा रहे हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ सपा के नेता भीतर बैठे हैं और खासकर जो पूर्व एमएलसी हैं वो यहाँ पर आए हैं। एक विधायक जो गोंडा से विधायक हैं वो यहाँ पर दिखे थे और इसके अलावा पूर्व एमएलसी संतोष यादव सनी दिखे थे। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अंदर बैठे हैं और ये मंथन हो रहा है कि आखिर ये गलती किसकी थी। यानी अखिलेश यादव, पूरे इस मामले को लेकर फजीहत अगर किसी की हुई है तो अखिलेश यादव की हुई है। राजनीतिक कटाक्ष उनको झेलने पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ाई जा रही है कि अगर द्रौपदी मुर्मू के विरोध में जो वोटिंग की थी उसके बाद आदिवासी समाज का सहानुभूति हासिल करने के लिए, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए कीर्ति कोल को मैदान में उतारा गया। लेकिन इतनी छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें जो प्रत्याशी की उम्र होती है वो 30 वर्ष एक मानक निर्धारित है और कीर्ति कोल की उम्र 28 वर्ष थी। तो ये गलती किसकी है? किसने उनका नाम प्रस्तावित किया था? अभी पिछले विधानसभा चुनाव में कीर्ति कोल ने चुनाव लड़ा था मिर्जापुर के 96 सीट से और उस दौरान उन्होंने एक हलफनामा भी दिया था जिसमें लिखा था कि उनकी उम्र 28 साल है। क्या उसको भी ध्यान नहीं दिया गया? यानी ये बड़ी लापरवाही है, हर स्तर पे लापरवाही हुई। पहले तो उनका नाम प्रपोज करके लापरवाही की गई कि अगर 28 साल की उम्र थी उनकी, यानी 2 साल मानकों से कम उनकी उम्र है, तो ऐसे में उनको क्यों उनका नाम आगे किया गया? और इसके पीछे लोग कौन थे, किसने उनका नाम आगे किया? क्या अखिलेश यादव ने उनको चुना था या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं नरेश उत्तम पटेल उन्होंने चुना था या जो पार्टी के और कर्ता धर्ता है उन्होंने चुना था? इसको लेकर मंथन चल रहा है, अंदर गंभीर मंथन हो रहा है क्योंकि फजीयत हो रही है। समाजवादी पार्टी की खिल्ली उड़ाई जा रही है, सोशल मीडिया पे तमाम ट्वीट हो रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट हो रही हैं। तो इसको लेकर एक हम बैठक उसको कह सकते हैं, हालांकि औपचारिक रूप से बैठक नहीं है लेकिन बैठक उसको कह सकते हैं कि ये एक मंथन के बाद कि आखिर किसकी गलती हो सकता है इसमें कोई कार्रवाई भी हो, क्योंकि पार्टी ने जिस तरह से जितने धूम धड़ाके से कीर्ति कोल का नाम आगे किया था और ये कहा था कि ये उम्मीदवार होंगी विधान परिषद चुनाव में, उपचुनाव में सपा का कोई आधार नहीं है। यानी जो अब 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है इसमें समाजवादी पार्टी का कोई भी आधार नहीं है। इसके बावजूद उनको मालूम था कि उनका कैंडिडेट हारेगा, उसको जीत नहीं मिलनी है, इतना वोट नहीं है समाजवादी पार्टी के पास। उसके बाद उनका नाम चुना गया, उनको मैदान में उतारा गया। तो एक तरह से कीर्ति कोल को भी हंसी का पात्र बनाया गया। यानी ये मामला इसलिए भी गंभीर है कि आदिवासी समाज से जोड़ने की एक रणनीति थी, आदिवासी समाज को अपने खेमे में खींचने की रणनीति थी। जो द्रौपदी मुर्मू के विरोध से जो नुकसान हुआ समाजवादी पार्टी को, उसको एक तरह से भरपाई करने के लिए ये रणनीति बनाई गई थी, लेकिन वो फेल हो गई। लगातार पहले तो असफल हुई रणनीति जोड़ने की और उसके बाद कीर्ति कोल को एक तरह से हम कहें अपमानित किया गया या अपमानित हुई वो, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनको अपमान झेलना पड़ा। जब उनकी उम्र 30 साल से कम थी तो कैसे उनको पर्चा भरने की अनुमति मिल गई या कैसे उनके जो कर्ता धर्ता हैं समाजवादी पार्टी के उन्होंने आखिर क्यों इसी ध्यान नहीं दिया, ये सबसे अहम बात है। विवेक हैरानी इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई नया दल नहीं है राजनीति के क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी को बने हुए, स्थापित हुए ये 4था दशक चल रहा है और कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही और ऐसा कभी देखने सुनने में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी के किसी उम्मीदवार का पर्चा इस तरह के किसी तकनीकी आधार पर रद्द हो गया हो। क्या आपको याद आता है, आपको जान पड़ता है कि कभी इससे पहले ऐसा हुआ हो? आप सही कह रहे हैं राजेंद्र, बिल्कुल सही। और ये नादानी मानी जाएगी। मतलब ये जो हुआ है, जो पूरा प्रकरण हुआ है,
कीर्ति कोल के नाम के चयन के साथ ही उनके पर्चे खारिज होने तक नादानी मानी जाएगी, या ये कहा जाए कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी की ही कोई रणनीति थी, कीर्ति कोल को मैदान में उतारना और उसके बाद उनका नामांकन जानबूझकर खारिज कराना। यानी ये जानकारी होगी, निश्चित तौर पे होगी कि क्या मानक है, क्या उम्र होती है, कितनी उम्र उस जो फॉर्म भरा जाता है उसमें कितनी उम्र होनी चाहिए, उसके लिए कितना प्रत्याशी को किस वो कैटेगरी पूरा करता है, वो मानक पूरा करता है या नहीं पूरा करता है, ये तो जानकारी होगी। लेकिन उस जानकारी के बाद भी इस तरह की नादानी की गई, गलती की गई, या इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, साजिश थी पार्टी को हाशिए पर लाने की, बदनाम करने की, या कीर्ति को करने की, ये एक मंथन का विषय है। और यही मंथन अंदर इस समय जो चलिए ठीक है विवेक, आप निगाह बना के रखिए इस मंथन पर, और जब इस मंथन से कुछ निकलेगा और उसके बारे में समाजवादी पार्टी के नेता कुछ कहने को तैयार होंगे तो एबीपी गंगा वो खबर हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएगा। बहुत फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें भी दिखाई और जानकारी भी दी इस सारे विषय से जुड़ी हुई। तो विवेक त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के दफ्तर से बता रहे थे कि अंदर कैसे मंथन चल रहा है, दरवाजे बंद हैं, मीडिया के लोगों का अंदर जाना अलाउड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बिजनौर से है। बिजनौर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प की खबर है। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नुमाइश चौक का ये सारा मामला है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कलेक्ट्रेट जाने से रोका है। किसानों से झड़प हो गई है। बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों से पुलिस की झड़प की। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन की झड़प आप देख रहे हैं। बैरिकेड लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया गया और किसानों से झड़प हुई है पुलिस की। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक, इसी संगठन के लोग आप देखिए भिड़ गए पुलिस से। बिजनौर में बैरिकेड लगाकर इन्हें रोकने का जब प्रयास किया गया तो यह भिड़ंत हुई और उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इधर शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूचना मिली कि कांवड़ियों पर हमला कर दिया गया है। मामला गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि हमला करने वाले दूसरे समुदाय के लोग थे। बताया यह भी जा रहा है कि कांवड़ियों और टेंट कारोबारी में सामान के किराए को लेकर विवाद हुआ और यह विवाद इतना बढ़ गया कि टेंट कारोबारी की तरफ से करीब आधा दर्जन लोगों ने कांवड़ियों पर जानलेवा हमला बोल दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांट थाने का घेराव किया और इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और करीब आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अब बड़ी खबर अयोध्या से है। अयोध्या के माझा, जमथरा और गौरापट्टी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरज रहा है। जमथरा से लेकर अयोध्या धाम के गोलाघाट तक का ये पूरा इलाका डूब क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में जमीन के कागजात में खेलकर भूमाफियाओं द्वारा कौड़ियों के भाव जमीन बेचने की लगातार शिकायतें आ रही थी। वहीं विकास प्राधिकरण पर अवैध कब्जेदारों के संरक्षण को लेकर आरोप लग रहे थे। इन आरोपों के बीच अचानक पूरा तंत्र हरकत में आ गया और अयोध्या के सरयू किनारे क्षेत्रों पर बुलडोजर चल गया। हालांकि बुलडोजर लेकर अचानक हरकत में आने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी चपेट में सेना के वर्तमान और सेवानिवृत्त कई जवानों के परिवार समेत ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनका सपना महज एक मकान के निर्माण का होता है। मैं कल ताराजीपुरम, रजौली, गौरापट्टी गया था। हजारों मकान वहां पर बने हैं और कुछ दिन पूर्व योगी सरकार के अधिकारियों के द्वारा बगैर किसी सूचना के जो पूर्व सैनिक हैं, ये दुर्भाग्य है कि वहाँ पर 70% उनके प्लाट और मकान हैं जो सैनिक हैं, या तो वर्तमान में वो सेना की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर हैं, या रिटायर हो गए हैं सेना से। और सेना में काम करने वाला व्यक्ति जो इस मातृभूमि माँ भारती की रक्षा करता है, एक एक रुपया जोड़कर कैसे उसने 700, 800, 1200 का प्लाट लिया और बगैर किसी सूचना के योगी सरकार के अधिकारियों ने बुलडोजर चला दिया। और हम सब उसका परीक्षण करा रहे हैं, प्रशासन के लोग भी परीक्षण करा रहे हैं, जिससे भविष्य में जनता का उत्पीड़न न, और वो जल्दी ही उसका परीक्षण हो जाएगा, सारी बातें सामने। अब खबर कुशीनगर से।
यहाँ पर 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कुशीनगर में नारायणी नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वाल्मीकि नगर बैराज से 26,07,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद नारायणी नदी उफान पर आ गई है। नारायणी नदी के दियारा में बसे गांव बसंतपुर मरीचहवा गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। इसके साथ साथ नारायणी नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव में कटान का खतरा भी मंडराने लगा है। हालांकि नारायणी नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन अगर बारिश का दौर जारी रहा तो इन इलाकों में नारायणी का कहर दिखाई दे सकता है। अगली खबर बाराबंकी से। यहां सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है और अब खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर बह रही है और इसके चलते तराई वासियों के लिए मुश्किल का समय है। लोगों में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, गोंडा और बहराइच से सटा होने के कारण यहां भी प्रशासन अलर्ट पर है। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। घाघरा और सरयू नदी के किनारे बसे गांव में लोग डरे हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन का बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी करने का दावा है और यही वजह है कि जिलाधिकारी उज्जवल कुमार के साथ उप जिलाधिकारी और खंड अधिकारी तरफगंज पहुंचे। हाँ, उन्होंने ऐसी परसौली तटबंध का औचक वहां पर निरीक्षण भी किया। नेपाल के क्षेत्र में बारिश होने से यहाँ पर नदियों में जलस्तर काफ़ी बढ़ा है और वो खतरे के निशान के आसपास बह रहे हैं। इसीलिए सभी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की निर्देश दिया गया है और साथ ही मैंने कल एली परसौली बांध का निरीक्षण किया। वहाँ पर जाकर देखा कि बाढ़ के बिल्कुल ही करीब वो नदी बह रही थी और इसीलिए सिंचाई विभाग बाढ़-खंड के लोगों को निर्देशित किया गया है कि बंधे की सतर्कता हमेशा बनाए रखें। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी लगातार हो रही है। कैबिनेट की बैठक में आज कुल 13 प्रस्ताव पास हुए। नगर विकास विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। कैबिनेट ने 3 नगर पंचायतों के विस्तार का फैसला किया है। साथ साथ वाराणसी नगर निगम की सीमा के विस्तार का भी फैसला किया गया है। रामनगर नगर पालिका परिषद को इसमें समाहित कर लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी मंजूरी मिली है। इस योजना के तहत मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों की सलाह ली जाएगी। इसके तहत रोड, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, कम्युनिटी हॉल निर्माण, बाजार में जन सुविधाओं के काम, चौराहों पर जन कार्य, ओपन पार्क के काम किए जाएंगे। पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। यहाँ तक वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफ़ी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके, वहाँ पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो और बार बार बड़े बड़े अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर भीड़ में कोई बड़ी समस्या उनके लिए पैदा न हो। इसी की दृष्टिगत हम लोगों ने मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग बनाने के लिए शहादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पैन रोड, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण और निर्माण और सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने। तो आपने देखा कि किन प्रस्तावों को मंजूर किया गया और इसके बारे में सरकार के 2 मंत्रियों ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट की मंजूरी के बारे में, कैबिनेट के सामने जो प्रस्ताव रखे गए उनके बारे में बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।